नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज 28 अप्रैल है और 28 अप्रैल के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उन प्रश्नों से जुड़े विषयों पर भी डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस जगह छात्रों को बेहतर से शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए लद्दाख इग्निटेड माइंड्स कल्याण केंद्र को लॉन्च किया है? तो लद्दाख इग्निटेड माइंड्स कल्याण केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? भोपाल, लद्दाख, इम्फाल या देहरादून? तो इसका सही उत्तर है लद्दाख। तो बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख के बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो लद्दाख यह 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को बनी थी, जम्मू और कश्मीर से अलग होके। इसका निक नेम होता है द लैंड ऑफ हाई पासेस। इसको निक नेम से बुला सकते हैं द लैंड ऑफ हाई पासेस, द लैंड ऑफ हाई पासेस, हाई पासेस। और इसकी राजधानी लेह और कारगिल दोनों हो जाती है। सर्दियों में तो कारगिल होती है, लेकिन गर्मियों में लेह हो जाती है। ठीक है। अब ज़िले की बात करें तो लेह और कारगिल केवल दो ही ज़िले हैं यहाँ पे। और लद्दाख के दुर्गा गांव में भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की जाएगी। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी लद्दाख ही है। ठीक है। अब लद्दाख की रीढ़ की हड्डी माना जाता है इंदुस रिवर को। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। तो दूसरा प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है सऊदी अरब, अफगानिस्तान, यूएई या खालिस्तान? तो इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। बात करते हैं सऊदी अरब। तो सऊदी अरब को और डिटेल से जानेंगे। तो सऊदी अरब, ये जो मैप देख रहे हैं ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है। इसमें 80% इस्लाम के लोग रहते हैं, सुन्नी मुस्लिम यहाँ पे अधिक से अधिक लोग रहते हैं। और यहाँ की धरती रेगिस्तानी है। जलवायु यहाँ की उष्णकटिबंध तथा उष्णकटिबंध जैसी है। और यहाँ की खाड़ी, फारस की खाड़ी यहाँ पे पाई जाती है। कुवैत और फारस की खाड़ी उत्तर में है और दक्षिण में ओमान तथा यमन है। दक्षिण में आप देख रहे हैं ओमान तथा अमन है। और पूर्व में इराक और पश्चिम में लाल सागर है। चलिए भाषा की बात करते हैं। तो भाषा यहाँ की अरबी है। यहाँ के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। यहाँ इस्लाम के मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ठीक है। पत्रिका की बात करें, पवित्रता स्थल की बात करें तो यहाँ का मक्का और मदीना सबसे फेमस है। यहाँ सबसे मुख्य और पवित्र स्थल माना जाता है। और गौर करें तो यहाँ गैर मुस्लिमों को नागरिकता नहीं मिलती है। किसी भी गैर मुस्लिम को यहाँ आप को नागरिकता नहीं मिल सकती है। और यहाँ महिलाओं के बैंक अकाउंट भी खोलना मना है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने दवाओं को होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने दवाओं को होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना लॉन्च की है? असम, त्रिपुरा, पंजाब या गुजरात? तो इसका राइट आंसर है असम। बात करते हैं असम की। तो ये जो मैप में देख रहे हैं ये है असम। और असम के बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी होता है। यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी है। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये है जगदीश मुखी। और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है। ये भाजपा से हैं। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की टोटल सीटें यहाँ 126 है और लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की टोटल 17 सीटें हैं। और इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में बात करें तो पूर्व में नागालैंड तथा मणिपुर है और पश्चिम में बांग्लादेश पड़ जाती है। ये जो देख रहे हैं नागालैंड, मणिपुर ये पूर्व में होती है और बांग्लादेश पश्चिम में। अब उत्तर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और उत्तर की बात करें अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण की बात करें तो मिजोरम पड़ जाती है। ठीक है। और चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत के आर्थिक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे आर्थिक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है?
तरुण बजाज, भूषण पांडे, अजीत कुमार सेठ, प्रदीप कुमार सिन्हा। तो तरुण बजाज को भारत के आर्थिक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए जानते हैं तरुण बजाज के बारे में। ये जो देख रहे हैं ये हैं तरुण बजाज। तरुण बजाज के बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो तरुण बजाज 1988 में हरियाणा के आईएएस रह चुके हैं। कब रह चुके हैं? 1988 में हरियाणा के आईएएस रह चुके हैं। इन्होंने बीकॉम ऑनर्स किया है और एमबीए भी किया है। अब तरुण बजाज के बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो ये वित्त विभाग से आते हैं। तो वित्त मंत्रालय द्वारा आता है और वित्त मंत्रालय में टोटल 5 ब्लॉक हैं। 5 ब्लॉक में एक आर्थिक मामलों का विभाग हो जाता है, एक व्यय विभाग हो जाता है, एक राजस्व विभाग हो जाता है, एक वित्तीय सेवाओं का विभाग हो जाता है और इसके अलावा विदेश और प्रबंधक विभाग हो जाता है। अब बात करते हैं वित्त विभाग के मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण वित्त विभाग के मंत्री है। यह उत्तरदायी मंत्री है। इसको हैंडल करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री को है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 28 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 28 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, जलियांवाला बाग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, विश्व सुरक्षा स्वास्थ्य दिवस। तो इसका राइट आंसर है यानी सही उत्तर है विश्व सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य दिवस। विश्व सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य दिवस। बात करते हैं विश्व सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य दिवस को। तो ये 28 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये बात करते हैं अप्रैल में। तो अप्रैल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग दिवस मनाया जाता है। जलियांवाला बाग दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है। और बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और अम्बेडकर जयंती की बात करें, अम्बेडकर जयंती अप्रैल में ही 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 28 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य और सभ्य कार्य विभाग को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य और सभ्य कार्य को विभाग को बढ़ावा देना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन सा अस्पताल कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपचार को सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश बन गया है? तो हाल ही में कौन सा अस्पताल कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपचार सफलतापूर्वक करने के लिए पहला अस्पताल बन गया है? तो राजा जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान पटना तथा प्रगति अस्पताल। तो इसका राइट आंसर है राजा जॉर्ज मेडिकल अस्पताल। इसका यही सही उत्तर है। बात करते हैं राजा मेडिकल जॉर्ज अस्पताल की। तो यह लखनऊ में होता है, लखनऊ में है। ठीक है, अब ये प्लाज्मा थेरेपी की बात करते हैं। प्लाज्मा थेरेपी, अब प्लाज्मा थेरेपी है क्या? चलिए जानते हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। तो प्लाज्मा थेरेपी खून से प्लाज्मा को अलग करके मरीजों को प्लाज्मा दी जाती है। साथ ही साथ कोरोना वायरस से जो जूझ चुके हैं, जो लड़ चुके हैं, उसके बॉडी में एंटीबायोटिक हो जाती है। अब एंटीबायोटिक से संक्रमण व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को अपना ब्लड देता है तो वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है, जो कोरोना से संक्रमित रहता है। ऐसा हम प्लाज्मा थेरेपी को कह सकते हैं या मान सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित किस साहित्यकार का कोरोना के चपेट में आने से 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? पद्मश्री से सम्मानित किस साहित्यकार का कोरोना के चपेट में आने से 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? मंजूर एहतेशाम, नरेंद्र मोदी, केदारनाथ सिंह या फिर उमेश उपाध्याय? तो इसका राइट आंसर है मंजूर एहतियात। क्या इसका राइट आंसर है? मंजूर एहतेशाम। इसका राइट आंसर है मंजूर एहतेशाम। बात करते हैं मंजूर एहतेशाम की। तो मंजूर एहतेशाम
मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले थे। ये उपन्यास लिखा करते थे, साथ ही साथ कहानियाँ लिखते थे। और इनकी मुख्य उपन्यास में सूखा, बरगद, दास्तां, लापता, वास्ता, मंजूर, पहर, ढलते तथा कहानियों में तहसीब, तमाशा तथा अन्य कहानियाँ हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व संपादक और हिंदी के प्रख्यात पत्रकार का कोरोना वायरस से निधन हो गया है? अभी हाल ही में जो संपादक भी हैं और हिंदी के प्रख्यात पत्रकार भी हैं, उनका निधन हो गया है। वे कौन हैं? अरविंद कुमार, ज्योति प्रसाद अग्रवाल, अतुल चंद्र हजरिका या फिर अमृत बरुआ? तो इसका राइट आंसर है अरविंद कुमार। इसका राइट आंसर क्या है? अरविंद कुमार। ये है प्रख्यात पत्रकार जिनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। अब जानते हैं अरविंद कुमार के बारे में कुछ और। तो इनकी उम्र कितनी साल में हुई है, कितने साल में मौत हो गई? तो 91 साल में उनकी डेथ हो गई है। वे मेरठ में जन्मे थे, लेकिन 1943 में उनका परिवार दिल्ली आ गया। लेकिन दिल्ली से मैट्रिक उन्होंने की, फिर बाद में परिवार मेडिकल अपने हालात को देखते हुए उन्होंने छोटे से प्रकाशन में काम करना शुरू किया। अब दिल्ली के प्रेस में छापे खाने में किसी तरह उन्होंने गुजारा किया और काम करना शुरू सीखा। वे वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में कंपोजिटर रहे, कैशियर रहे, टाइपिस्ट रहे, प्रोफेसर रहे और संपादक के रूप में भी काम किया। अब बात करते हैं कुछ और इनके बारे में। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के समूह ने अरविंद कुमार को मुंबई बुलाया था। यह किस लिए बुलाया था? तो हिंदी फिल्म पत्रिका मधुरिका संपादक करने के लिए बुलाया था। तो हिंदी फिल्म पत्रिका मधुरिका इन्होंने संपादक किया था। थैंक यू सो मच।